दोस्तों, अभी आने वाले वीक के मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सेंसेक्स है कल फ्राइडे को लगभग 60,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वो 17,895 लगभग 105 पॉइंट ऊपर था। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 37,775 जो कि सिर्फ 22 पॉइंट। अभी सबके मन में ये सवाल उठना एक स्वाभाविक है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कहने का मतलब है अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे बन रहे हैं जो कि स्मार्टफोन होने की वजह से सभी नागरिक जो मार्केट में इन्वॉल्व है वो और जो मार्केट में नहीं है वो हर क्षेत्र की, हर विश्व की जानकारी इमीडिएट वो अपने मोबाइल के ऊपर प्राप्त कर रहे हैं। उसके हिसाब से बहुत से ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो चैनल के ऊपर हो, चाहे न्यूज़ के ऊपर हो, चाहे यूट्यूब के ऊपर हो, जो कि ऐसा बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है। अब इसमें अलग अलग मार्केट के थ्रू या रिसोर्सेज के थ्रू जो न्यूज़ आ रहे हैं उसमें असमंजस या मतलब जिसको बोलना चाहिए कि कन्फ्यूज़न, एक द्विधा हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है कि मार्केट में एक्चुअल पोजीशन क्या होगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक ऐसी डिटेल आपके सामने रखूँगा, वो आपको बहुत कुछ सपोर्ट करेगी, बहुत कुछ सहायक रहेगी कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। फिर आप उसमें अगर पॉजिटिव निर्णय लेना चाहते हैं तो भी आपको सहायक करेगी, अगर आप नेगेटिव निर्णय लेना चाहते हैं तो भी आपको सहायक करेगी, या आप अपने आप को रोक के रखना चाहते हैं, मतलब यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर इंटर ए मार्केट। आप मार्केट में जाने से पहले अपने आप को थोड़ा टाइम दूर रखना चाहते हैं तभी भी आपको काम लगेगी। मतलब मैंने इस टाइप से तैयार किया है कि आपको हर एंगल से वो सपोर्ट करे। उसमें मैंने कुछ पॉइंट वाइज जो मेंशन किया है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज की तारीख में हमारा जो डेस्टिनेशन है वो पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ख़राब न्यूज़ जो फेडरल बैंक, जो यूएसए की, जैसे हमारी रिजर्व बैंक है वैसे यूएसए के अंदर उनकी बैंक को फेडरल बैंक बोलते हैं। वहाँ के जो सीईओ, मतलब सीईओ इन द सेंस वहाँ के जो गवर्नर है वो मिस्टर जेरोमी पॉवेल है, और जो जॉय बाइडेन है उनके कॉमर्स सेक्रेटरी जो है मिस एलन, जो कि पहले फेडरल की गवर्नर रह चुकी हैं, वो दोनों के जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कल बैंक पॉलिसी भी आपने देखा था कि कैसी रही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, गाइडलाइन भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी पॉलिसी में एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन पिछले आप 1.5 महीने से 2 महीने से अगर देख रहे होंगे तो फेड टाइम टू टाइम एज पर अपर शेड्यूल वो कुछ ना कुछ कमेंट देता है, चाहे वो जॉब डेटा को लेकर के देता हो, चाहे एसेट्स एलोकेशन को कर्व करने को रिलेटेड देता हो, या इंटरेस्ट रेट का। अब मैं यहाँ पे ये बात दोहराना चाहूँगा, इंटरेस्ट रेट की बात उन्होंने पिछली ही मीटिंग में ली, उसके पहले कभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट राइज करने की बात तो करी ही नहीं थी, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी है जो इस्टेब्लिश हो गई है, ग्रोथ पाथ पे है, जो उनका जॉब क्रिएशन है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब बातों को वो दोहरा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ अभी भी उनकी इकोनॉमी वो पोजीशन में नहीं है जो फेड चाहता है, जो उनकी गवर्नमेंट चाहती है। मतलब वहाँ पे जॉब डेटा थोड़े टाइम के लिए क्रिएट हुए थे, वापस से प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस था वो चाइना के साथ में था, वो बहुत टाइम से लगभग 2 साल 2.5 साल से डिटेल है। वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ही डिटेल है, और अभी तक जॉय बाइडेन आए वो भी डिटेल ही रखा है उन्होंने। मतलब दे आर नॉट रेडी टू एस्टेब्लिश आवर रिलेशन विथ यूएस एंड चाइना, देयरफॉर दे आर नॉट मेंटेनिंग आवर इकोनॉमी सस्टेन लेवल, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का वो उनके चाइना के साथ में ही था। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पैर मार करके यूरोप के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है ड्यू टू कोविड को लेकर के या डेल्टा वेरिएंट को लेकर के। सभी कंट्री असमंजस में हैं, सभी अपनी इकोनॉमी को स्टैब्लिश मतलब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसीलिए सबको अभी स्लो एंड मूवमेंट करना है और कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता है, उसके तहत ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। उसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, अगर चाइना में से जो अगर पिछले आप देखेंगे तो महीने से एनर्जी को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, और वहाँ पे कई सिटी के अंदर ब्लैकआउट भी हुआ था, और बहुत सी इंडस्ट्री भी आप देखेंगे तो वो क्लोज करनी पड़ी थी, जो कि कोल को लेकर के हुआ था। लेकिन कुछ टाइम 10-12 दिन तक यही बात चलती रही कि चाइना का
ऑस्ट्रेलिया से प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे इंटरनल मैटर है, ये है वो है, और कोविड है, डेल्टा वेरिएंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब धीमे धीमे ये बात इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई कि ये जो प्रॉब्लम है एनर्जी का, वो सिर्फ चाइना में नहीं रह करके पूरे विश्व के अंदर स्प्रेड हो गया है, पूरे विश्व में फैल चुका है, और उसके तार इंडिया तक भी आ चुके हैं अभी ये बात। अब इसके बहुत से अलग अलग कारण हैं, या इसके रिसोर्सेज हैं, या इसके रीजंस हैं, या उसके हैपन्स हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि उस पर बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो अभी एनर्जी को हमको सस्टेन बनाने के लिए क्या करना है, अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा। आज की तारीख में भी लगभग 68 से 70% से भी ज़्यादा जो हमारे एनर्जी का रिसोर्स है वो कोल है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोल के थ्रू ही हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, अबाउट 75%। अब दूसरे क्षेत्र के अंदर बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी ड्रामेटिकल चेंज नहीं हो सकता है। उसको देखते हुए दूसरा, कोविड की वजह से आप देखेंगे माइंस के अंदर, और जो कोल माइनिंग है उसके अंदर कुछ आप देखेंगे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन थे पिछले बहुत टाइम से, प्लस इन्वायरमेंट को डैमेज को लेकर के भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। ये सबको देखते हुए पूरे विश्व में कोल के ऊपर उन्होंने बहुत स्लो मोशन किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैंने कम से कम 3 या 4 दफ़े आपको बोला हुआ है कोल के ऊपर। अभी कोल बहुत ही नेगेटिव ऐसा करके, क्योंकि उस टाइम जो था वो एनर्जी को लेकर के और कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस गैस को लेकर के ही मैटर था। लेकिन आज की तारीख में एक एसेंशियल ये हो गया कि फैक्ट्री को रन करना है, देश को रन करने के लिए, एनर्जी को जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको रन करने के लिए अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसमें कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, लेकिन यूज़ तो कोल ही करेंगे, ऐसी बात आ रही है। तो ये सबको देखते हुए एनर्जी के अंदर और कोल की डिमांड एकदम से शूटअप हो गई है, क्योंकि कोविड के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी थोड़ी रिबाउंड हो रही है, उसकी वजह से सभी का डिमांड बढ़ गया। और कोल एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लंबे समय तक स्टोरेज नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली फायर होता है। आप देखेंगे उसके अंदर लिग्नाइट और कोल ऐसा है कि बहुत से टाइम पे अगर वो एक जगह पड़ा रहता है तो उसमें एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन की वजह से उसमें फायर भी हो सकता है। उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। तो सभी जो बड़ी बड़ी पावर कंपनियां हैं उनका ऐसे मैसेज है कि उनके पास मिनिमम 7 to 10 डेज तक का ही स्टॉक है। मैं 10 डेज भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, उन्होंने 7 डेज तक का मतलब 1 वीक तक का ही स्टोरेज है, उसके बाद में प्रॉब्लम होगा। और रैपिडली कोल के भाव बढ़ गए हैं। तो अभी इससे क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, बात करने का, डिस्कस का पर्पस क्या है, उसका यही है पूरे विश्व में जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड थी कोल के ऊपर, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो सीधा पास ऑन करेंगे एंड यूज़र पे, कंज्यूमर पे, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। उसके वजह से इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, इंडिया भी उससे अलहदा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा मैं बोलूँगा आपको, इसका हमको सिग्नल मिल रहा है कि फ्राइडे के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अप करके जो डाउन जो नास्डेक और S&P था वो बहुत डाउन हुए थे। S&P की बात करूँ तो 5.2% फॉर्म पिक से वो डाउन हुआ था, और इसका मेन रीज़न भी यही बताया जा रहा है, एनर्जी प्रॉब्लम। यूके के अंदर पिछले 2 महीने के अंदर जो एनर्जी के प्राइस है वो शूटअप हुए हैं, वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शूटअप। बहुत से क्षेत्र में डबल से भी ज़्यादा प्राइस हो गए। और चाइना में तो बहुत सी इंडस्ट्री बंद है, उन्होंने कंट्री के लिए रिस्ट्रिक्शन के लिए स्पेसिफिक कुछ रूल भी बनाए हैं, जैसे कि गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, मैक्सिमम मतलब जो ऐसी अनवांटेड चीज़ें उसके ऊपर कंज्यूम नहीं करना है आपको, और ब्लैकआउट भी किया है बहुत सी सिटी में। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगा इसके अंदर। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, यूएस जो ट्रेजरी यील्ड है उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आएगा, और ऑलरेडी वो बढ़ी हुई थी। मान लो कि अगर मैं आपको बताना चाहूँगा 10.35 के ऊपर थी, तो अभी वो यहाँ से और ज़्यादा होगी। मतलब बीच में जब 10.60 से भी ऊपर 55 से 60 के ऊपर की बात आई थी तब पूरे मार्केट कैसे क्रैश हुए थे आपको याद होगा। तो वो सिचुएशन तक भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो कि हमको आने वाले टाइम में काम लगेंगे। ये हो गया। उसके बाद में एनर्जी कॉस्ट आर सो मेजर फैक्टर फॉर इन्फ्लेशन एंड की टॉपिक फॉर कंपनीज रिपोर्ट, मतलब मैंने आपको बताया ऑलरेडी। फिर उसके बाद में ऑयल प्राइस जो कि ब्रेंट ऑयल है वो अबव 80, आप देखेंगे तो 80 मतलब $US पर बैरल हो चुका है। वो भी बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए ये मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी सभी की, और इन्फ्लेशन को इम्पेक्ट करेगा। तो हमको आरबीआई को पॉलिसी में ये सब कंसिडर करना पड़ेगा।
बराबर। उसके बाद में मैं आपको नेचुरल गैस के प्राइस इन यूरोप हैव रॉकेटेड, मैंने आपको बता ही दिया, शूट अप वर्ड यूज हुआ उसके अंदर। उसमें एज पर गोल्डमैन सच, जो कि यूएसए की सेकंड नंबर की बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एनालाइज करते हैं वो, उसने दिया है कि उसकी वजह से जो प्राइस बढ़ेंगे एनर्जी की वजह से, उसकी वजह से 10% तक प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, उन्होंने एक एस्टीमेट लगाया है। और उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि ब्रांड प्राइस बूस्टिंग एंड अर्निंग पर शेयर ऑफ 0.3% तक घट सकती है। अब मैं आपको ये सब बताया, ये पॉइंट आपको बहुत काम आएंगे कल, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट से कहाँ मार्केट जा सकता है। मैं अपना कंक्लूजन रखना चाहूँगा अभी ये सब पॉइंट सुनने के बाद में, कि रशिया में भी प्रॉब्लम है, चाइना में भी है, यूएसए में है, पूरे विश्व में, इंडिया में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। अब मेरा कंक्लूजन ये निकलता है, मैं पिछले 3 दिन से आपको ये बोलता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि फेड बहुत जल्दी अब जो उनका एसेट्स एलोकेशन बाय है उसको शायद एसेट्स एलोकेशन बाय में कुछ कमी करे, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन अभी ये कुछ टाइम उनका एक लास्ट मीटिंग होगी, उसके बाद ही फाइनल होगा। ये मैं एक प्रोबेबिलिटी अंदाजा लगा रहा हूँ, आपको एक गेस दे रहा हूँ, दिस इज माई परसेप्शन, आई एम नॉट टेलिंग यू इट्स 100%, लेकिन हम रेगुलर स्टडी करता हूँ मैं, ऑन दैट बेस मैं कुछ अंदाज़ा लगा सक रहा हूँ आपको। आप भी अगर पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, पूरा न्यूज़ देख रहे हैं, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मेरा कहने का मतलब यहाँ से मुझे मार्केट ज़्यादा अब जाता दिख नहीं रहा है, एवरी हाई स्टेज के ऊपर वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर यूएसए के जो फंड यहाँ पे हैं वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत स्लोली यहाँ से एग्जिट करेंगे और हमको मालूम नहीं पड़ेगा, इस तरीके से करना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर राइस के ऊपर वो सेलिंग प्रेशर डालेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और अपना जो फंड है उसको मतलब बाहर निकालेंगे इंडिया से, और वो वापस से यूएस की, क्योंकि उनको मालूम है यूएस में क्या परिस्थिति है, यूएस में क्या फेड डिसीजन लेने वाली है, सब पहले से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का कल्चर का, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका पूरा अंदाज़ा होता है, बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है उनको, इसीलिए। और ऐसा ही हमको पिछले 5 सेशन से 3-4 सेशन से यही दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाता है, कुछ सिलेक्टेड आइटम ऊपर जाती है और बाकी सब में सेलिंग प्रेशर आता है, और जब दूसरी आइटम चलती है तब उनको वो मेंटेन करके उसमें प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। मतलब इसी टाइप का माहौल रहेगा। ये सब माहौल में आपको इतना ही बताना चाहूँगा। अभी ये कंक्लूजन मेरा लास्ट में ही दे रहा हूँ मैं, आई एम नॉट ए ऑप्टिमिस्टिक फॉर आवर मार्केट फॉर अप टू दीपावली। ये हमारा जो मार्केट अभी तक पकड़ के रखा है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ ड्यू टू फेस्टिवल के हिसाब से पकड़ के रखा है। बाकी दे आर रेडी टू ऑफलोड अवर माल, फेस्टिवल तक वो पूरा बेनिफिट लेना चाहेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल के अंदर भी कुछ सेक्टर और कुछ शेयर्स है वो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा समय का त्याग करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम 3-4 महीने की तैयारी के साथ में काम करते हैं तो हो सकता है ये सब परिस्थिति जो नेगेटिव पॉइंट है वो शायद उसमें इम्प्रूवमेंट हो और कुछ परिस्थिति सुधरे और वापस गाड़ी ट्रैक पे आवे। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, आप सभी बातों को जो मैंने आपको पॉइंट दिए हैं इस पर ध्यान देकर के काम करें। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जेफरी ने हिंडाल्को को भी बहुत पॉजिटिव किया है। जेफरी ने सीमेंट्स के अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर उन्होंने जो ग्रीन एनर्जी उसके ऊपर 1 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बात करी है। इमामी है वो अपना एग्रोटेक करके है उनकी, उसने 2025 तक 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर की बात करी। मतलब ये जो लेटेस्ट न्यूज़ मैंने कल पढ़े वो मैंने नोट डाउन किए थे, आपको बता दिए, आपके ध्यान में रहे। दूसरा बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें, ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं, जो नए आए उनके लिए मैं बता रहा हूं। और दूसरा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कराए। थैंक यू।